अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनीज़ फातिमा। तो नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप का स्टेज, दबाव, तवक्कुआत, जज्बात सब अरूज पर थे, लेकिन एक बार फिर कहानी वही पुरानी निकली। इंग्लैंड के खिलाफ ना जीतने की रिवायत बरकरार रही और सुपर 8 की इस अहम जंग में पाकिस्तान सिर्फ 2 विकेटों से मैच हार गया। T20 वर्ल्ड कप के इस सनसनीखेज मार्के में इंग्लैंड ने 165 रन का हदफ 5 गेंदें कबल हासिल कर लिया और पाकिस्तानी शायकीन के दिलों पर एक और बोझ रख दिया। शुरू में सब कुछ पाकिस्तान के हक में जा रहा था। शाहीन शाह अफरीदी ने नई गेंद से आग बरसाई, इब्तिदाई 3 विकेटें हासिल करके एक उम्मीद जगाई। उस लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे फतह सिर्फ और सिर्फ चंद कदम की दूरी पर है। लेकिन फिर क्या हुआ? हिकमत अमली पर सवालात उठने लगे। कप्तान सलमान अली आगा के फैसले एक बार फिर बहस का मौजू बन गए। हरीफ टीमों के लिए मुअम्मा बनने वाले मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक शायद अपने ही कप्तान की समझ से बाहर है। जब प्रेशर बढ़ाने का वक्त था तब ताखीर क्यों की गई? उस्मान तारिक को 8वां ओवर दिया, उन्होंने आते ही विकेट ली, मगर 3 ओवर शादाब और साइम से क्यों करवाए गए? उस्मान ने 12वें ओवर में भी खुद को साबित किया, एक और ब्रेक थ्रू दिलवाया, मगर कप्तान को शायद कुछ समझ ना आया। टीम पाकिस्तान की बैटिंग भी सवालिया निशान बन चुकी है। पावर प्ले में साइम अयूब के आउट होने के बाद सबको ये उम्मीद थी कि तजुर्बाकार फखर जमान मैदान में आएंगे, लेकिन कप्तान खुद आ गए। क्या उनका ये फैसला दुरुस्त था? क्या टीम कॉम्बिनेशन के साथ जज्बाती खेल खेला गया है? और फिर सबसे अहम सवाल तो ये उठता है, बाबर आजम वो कब तक सीनियरिटी की बुनियाद पर खेलते रहेंगे? कब बड़ी और जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलेंगे? ये शिकस्त सिर्फ 2 विकेटों की नहीं, ये हिकमत अमली, एतमाद और तसलसल की शिकस्त थी। अब एक बार फिर अगर मगर की गलियों में पाकिस्तान की उम्मीदें भटक रही हैं, तो क्या ये महज एक हार थी या फिर फैसी ने मैच छीना? इन तमाम सवालात का जवाब तलाश करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी साहब, साबिक विकेटर तौसीफ अहमद साहब, विकेट तजियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब और स्पोर्ट्स एंकर सवेरा पाशा ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप सबका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले लाला आपकी तरफ आऊँगी। लाला, बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान की इनिंग्स को अगर हम फेजेस में तकसीम करें, यानी कि डिवाइड करें, तो किस फेज़ में आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल रन रेट का गैप सबसे ज़्यादा नज़र आया? देखें, समा पे काफ़ी अरसे से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें मैंने एक ही स्टांस मेरा हमेशा रहा है कि हमारे पास मैच विनर्स नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। जब मैच विनर्स ना हो तो उसके बाद फिर आप 1-2 लड़कों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर जीत आप उम्मीद नहीं रख सकते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हर लड़का बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे। हाँ, हर लड़का कंट्रीब्यूट लाजमी करे। अगर इस मैच पे आऊँ तो देखें, फैसले कप्तानी के लास्ट मैच में भी बहुत ख़राब थे और इस मैच में भी इसने ब्लंडर्स मारे हैं और आफरीन कोच के ऊपर है कि कोच कोई मैसेज नहीं भिजवा रहा कि क्या गलत कर रहे हो। सिचुएशन के हिसाब से उस्मान तारिक अगर आउट कर रहा है तो उसको कंटिन्यू लगा रहने दो ताकि प्रेशर बिल्ड हो सके उनके बैट्समैनों के ऊपर। वो हमने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। एंड देन फिर खैर मेरी अपनी राय थी कि क्योंकि बाबर जो है वो 4थे नंबर पे, उसने आज भी वही 24 बॉलें खेली, 25 रन, जिसके बारे में मैं बार बार कहते हुए आया हूँ। अगर उसको खिलाना ही है, अगर खिलाना है तो उसको ओपन करवाएं और साइम अयूब को 3रे नंबर पे लेके आए, क्योंकि साइम अयूब परफॉर्म नहीं किए जा रहा और बाबर जो है वो ओपन एटलीस्ट नया बॉल, क्योंकि नया बॉल यहाँ पे होता है, बॉलर्स करते हैं, अच्छे बॉलरों के खिलाफ खेलते हो, आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए होता है कि जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, क्योंकि दूसरी तरफ से आपके पास सबजादा फरहान है जो कि अच्छा खेलता है, खुल के खेलता है वो लड़का, लेकिन आप दोनों एंड से एक वक्त में चांस नहीं लेते। तो वो एक थी चीज़। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो है वो अबरार का मैं लाजमी कहूँगा कि मेरे लिए तो बड़ा एक सरप्राइज था कि अबरार जैसा बॉलर नहीं, आप नवाज को खिला रहे हो, आधा तीतर आधा बटेर के, आधी बैटिंग कर लेगा, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेगा, ऐसा नहीं होता। ये इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, बड़ी टीम है, आपको जेन्युइन बॉलर चाहिए होते हैं। और अबरार की अगर पास की परफॉर्मेंसेज देखें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं उसकी। तो हमने मैं समझता हूँ कि 20 से 25 रन हमने शॉट भी किए। हमने बॉलिंग में बहुत अच्छा स्टार्ट किया। शाहीन के साथ अगर दूसरा स्पेल किसी का लग जाता तो मेरे ख्याल में हमने 50 पे 4 तो आउट कर दिए थे उनके। तो असल काम जो कप्तान का था कि प्रेशर उनके ऊपर डाले रखते, ना आपने स्लिप ली, ना आपने जो हमारा ट्रम्प कार्ड था उस्मान तारिक, ना आपने उससे बॉलिंग दूसरा ओवर करवाया। कि इतने बड़े ब्लंडर्स मारोगे तो फिर आप क्या चाह रहे हो कि आप मैच जीतोगे क्या? और आप वो दोबारा कहूंगा कि कोच साहब बैठे हुए हैं वहां पे,
कप्तानी हमारे ये प्रॉब्लम रही है कप्तानी की कि जो मुश्किल सिचुएशन होती है वहां पे कप्तान का जो रोल है वो सही तरीके से सही डिसीजन नहीं ले पाता कप्तान, इसलिए उसकी वजह होती है जब वीक कप्तान का मतलब ये कि जब कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लीड फ्रंट से लीड नहीं कर रहा होता। जैसे आज ब्रुक्स की बात करूं तो वो प्रेशर में थे वो लोग, लेकिन उनका कप्तान टीम को लेके चला गया ऑल द वे, सेंसिबल इनिंग, सिंगल डबल कम डॉट बॉल्स खेली और अपनी टीम को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। लाला, आपने बड़ी दुरुस्त बातें की हैं, प्रेशर डाले रखना चाहिए था और उस्मान तारिक को ज़ाया किया गया। तो सीफ साहब, एक तो मैं चाहूँगी कि आप भी इस पर रोशनी डालिए, कप्तान सलमान अली आगा के बॉलिंग चेंजेस पर। एक तो आप क्या कहेंगे कि उन्होंने मैच का जो मोमेंटम था वो ज़ाया किया है? जब उस्मान तारिक विकेट ले रहे थे तो उन्हें तसलसल क्यों नहीं दिया गया? क्या कप्तान ने प्रेशर सिचुएशन में घबराहट दिखाई है? आपको लगा कि वो घबराहट में थे? घबराहट तो हुई भी नहीं है, इसलिए कि जब एक के सर पे ये हो तो भाई ऑल इन ऑल हम है और कोई। तो सिर्फ सब ऑडियो का प्रॉब्लम है तो मैं आपकी तरफ दोबारा से आऊँगी। मिर्ज़ा साहब, आपसे सेम क्वेश्चन आपसे है। हम उस्मान तारिक जो हैं उनको हम ज़ाया करते रहे हैं, चाहे पाक भारत मैच हो उसमें भी हमने उनका सही यूटिलाइज़ नहीं किया और आज के मैच में भी हमने उनको सही यूटिलाइज़ नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया कनीज़ फातिमा। मैं शाहिद आफरीदी की इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा कि जिस तरह से कप्तानी हो रही थी, आप कुछ सोचें 53 पे 4 आउट करके और आपने मैच अपने हाथ से स्लिप कर दिया। आपका मेन बॉलर है उस्मान तारिक, उसने 8 विकेटें इससे पहले ली हुई थी, आप उसको बॉलिंग के लिए लेकर आते। अब कप्तान की क्या परफॉर्मेंस है? 2024 में 2 T20 मैचेस खेलने के बाद उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बना देगा। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी रही जा रहा है ना, लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस है? अगर आप देखें बैटिंग की वजह से उनकी उतना बॉलिंग करते हैं, एक आध मैच में उन्होंने भारत के खिलाफ बॉलिंग की, लेकिन अगर आप उनकी बैटिंग का देखें तो 53 रन उन्होंने अब तक बनाए 5 इनिंग्स में, जिसमें 38 रन नमीबिया के खिलाफ थे। तो कप्तान ने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए। मैं हैरान होता हूं कि अबरार अहमद को क्यों नहीं खिला रहे, ये हैरत की बात है। आपका 1 आध साल पहले तक वो मेन बॉलर था और आप शादाब खान को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आज 3 ओवर में शादाब खान ने 31 रन दिए, तो आप अंदाजा लगाएं। फिर नवाज को खिलाए जा रहे हैं क्योंकि लाइकिंग में कोच मैदान में जाता है, वो इंप्रेशन ऐसे देता है कि जैसे सबसे ज्यादा परेशानी उसको ही है। यहाँ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग परेशान है कि किस तरह की परफॉर्मेंस है। जीता हुआ मैच आप अपने हाथ से निकाल देंगे। हैरी ब्रुक ने आज देखे ना, सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जिताया, 100 रन 51 गेंदों पर उन्होंने स्कोर किए। और आपकी कप्तानी कहाँ थी? और आप देखें कनीज़ फातिमा के आज जिस तरह की फील्डिंग इन्होंने सेट की थी, दूर फील्डर रखे हुए थे, तो उन्होंने 20 मरतबा डबल रन लिए, यानी एक के बजाय 2 रन बनाए। आप इससे अंदाजा लगाएं कि प्रेशर तो उन पे था ही नहीं, और प्रेशर जो था वो सारा हम पे आ गया। और मेरे ख्याल में आज शाहीन आफरीदी ने इस बात का सबूत दिया है कि उनको गलत ड्रॉप किया गया था। 26वीं मरतबा उन्होंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में किसी T20 के पहले ओवर में विकेट ली, प्रेशर डाला। फिल सॉल्ट जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ निफ्ट सेंचुरी बनाई थी, उन्हें आउट किया, लेकिन हमने उस प्रेशर को रिलीज कर दिया। साइम अयूब की अगर बात करें, साइम अयूब क्या कर रहे हैं? वो लगता ये है कि वो समझते हैं कि मैं 1-2 विकेटें ले लेता हूं तो टीम में मेरी जगह पक्की है, उनसे बैटिंग नहीं हो पा रही। तो आप देखें ना, फैसले करें, कोच को चाहिए फैसले करें। फखर जमान को इन्होंने रोलिंग स्टोन बनाया हुआ था और बेचारे को खिलाते नहीं थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की नजर हो गया, आज उसको खिलाया, आज 16 गेंदों पर उसने 25 रन बनाए ना, और बैटिंग नंबर भी वो नहीं है। बाबर आजम को आप चौथे नंबर पर ला रहे हैं। एक अजीब और गरीब सिनारियो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। इसके सारी जिम्मेदारी कोच पर और कप्तान पर आयद होती है। अच्छा, आपके मुताबिक कोच और कप्तान जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं? एक बात तो आपने दुरुस्त कही, जब 5 शिकार किए पाकिस्तान की जानिब से और 5 आउट किए गए तो हम भी वक्ती तौर पर ये समझ बैठे थे कि ये मैच जो है ये पाकिस्तान के हक में जा सकता है, पाकिस्तान इसको विन कर सकता है। लेकिन वो जो प्रेशर था वो सारे का सारा जो है वो दूसरी टीम ने हमारी टीम पर शायद मुंतकिल कर दिया। सवेरा भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सवेरा, क्या ये शिकस्त सिर्फ 2 विकेटों की थी या फिर आप समझती हैं कि हिकमत अमली ही सही नहीं थी, उसी की नाकामी थी? क्या पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच खुद अपने हाथों से गंवाया है? और क्या बड़े मुकाबलों में दबाव अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? बिल्कुल, बड़े मुकाबलों में डेफिनेटली जो दबाव है वो पाकिस्तान पे हमेशा आ जाता है। प्रेशर तो हम कभी भी हैंडल कर ही नहीं पाते, मगर सबसे बड़ा जो डिफरेंस आज दोनों टीम्स में था, इंग्लैंड एक टीम बन के खेल रही थी, दो के यस वो नहीं, वहां पे भी आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखी और हैरी ब्रूक ने जिस तरह टीम को संभाला। हमारे यहाँ 11 प्लेयर्स अकेले खेल रहे थे,
टीम नहीं थी, देयर वाज नो टीम यूनिट कि आप कहें कि टीम की तरह लड़कर खेली पाकिस्तान टीम। दूसरा मेजर डिफरेंस ऑब्वियसली कैप्टन्स का था। देयर कैप्टन लेड फ्रॉम फ्रंट, आवर कैप्टन इज हाइडिंग समवेयर, वो कहीं ना कहीं पीछे छुप जाते हैं और कहीं भी आपको फ्रंट से लीड करते हुए सलमान अली आगा नहीं दिखते। तीसरी बात यह कि जिस तरह के डिसीजंस लिए गए, जैसे सारे हमारे अभी पैनलिस्ट ने बात की है डिसीजंस की, आपका ट्रस्ट ही नहीं है। आपका मेन स्ट्राइक स्पिनर जो है आप उसको बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, आप अपने पार्ट टाइमर को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। आप पावर प्ले की बात कर लें, पावर प्ले में 5वें ओवर तक हम 36 पर 3 थे, आप छठा ओवर नवाज के हाथ में दे देते हैं जहां 17 रन पड़ जाते हैं और हम पावर प्ले को एंड अप करते हैं 53 for 3 पे। यही 12 से 13 रन का जो डिफरेंस है, ये हमें आखिर में जाके उस डिफरेंस ने जो है वो हॉन्ट किया। उसके बाद वंस आप जब उस्मान तारिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं ना, जब आपने एक्सीलरेटर पे पाँव रखा है तो अब आप पाँव रखे रहे थ्रॉटल पे। हमें पता नहीं क्या हो जाता है, हम क्यों आगे का सोचने लगते हैं कि नहीं जी आगे के लिए बचा लो ओवर, उस्मान तारिक का ओवर आगे के लिए बचा लो, बीच में गैप दे दो। आपने मोमेंटम तोड़ दिया। एक तरफ से उस्मान तारिक विकेट लेके प्रेशर देता है, दूसरी तरफ से आप साइम अयूब को लगा देते हैं, वो प्रेशर रिलीज करके 10-12 रन दे देता है। तो आप तो अपने ही बॉलर्स को खुद अनसेटल करवाए जा रहे हैं मुसलसल अपनी बॉलिंग चेंजेस के हिसाब से। तो ना आपने बैटिंग तमीज की ना आपने बॉलिंग तमीज की, आप किसी भी शोबे में सक्सेसफुल नहीं रहे आज। ये जो आपने बात की है कि हम अगले ओवर्स के लिए बचा के रख लेते हैं अपने खेल को, और हालांकि जो अगले ओवर्स होते हैं उसी में ही हम परफॉर्म नहीं कर पाते। तौसीफ साहब, एज अ टीम नहीं हम खेलते, हम इंडिविजुअल खेल पेश करते हैं। कब तक चलता रहेगा और इसी तरह हार जो है वो हमारा मुकद्दर बनती रहेगी? देखिए, ये हम काफी देर से समा पे बैठे हुए हैं हम लोग और बात करते जा रहे हैं। ये एक तमाशा हो रहा है। तमाशा जो है ना, वो हम देख रहे हैं कि क्या तमाशा हो रहा है। तमाशा ये हो रहा है, किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जा रहा। अब आज जो एक चेंज की उन्होंने दिखा दिया, उसने कि भाई मैंने जो है ये लो, मैं विकेट लेके आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर कप्तान ने कहा, इन सब ने जो बात की बिल्कुल ठीक है। दरअसल हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसको इन्होंने अपने घर की कोई ऐसी चीज रखी हुई है, समझ रहे हैं कि ये हमारे घर की टीम है, ये मुल्क की नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, इनके कान पे छू नहीं रहे कि, और बोर्ड में भी कोई बोलने वाला नहीं है, सबको मालूम है क्या है और क्या नहीं है। आप एक टीम की तरह चल ही नहीं रहे। अब मैं इंग्लैंड की बात करूं कि उसको पता था ब्रुक को कि भाई मैं स्पिनर्स को जो है ऐसे ही नहीं चाके आउट होना है। आपने देखा, जो हम सिंगल डबल्स की बात करते हैं, उन्होंने आपके प्लेयरों से 2-2 रन हाथ में से ले लिए वहां से, और सारा कुछ आपको फना कर दिया एक लिहाज से देखते हैं आप। तो ये क्रिकेट देखने में आती है कि एक कप्तान ने इस तरह की इनिंग खेली, और एक हमारे कप्तान थे वो सिर्फ खड़े हुए मेरे ख्याल च्युइंगम सिर्फ चबाते रहते हैं, और वो जो है हमारा, जैसा शाहिद ने बोला, वो बैठे हुए हैं वहां पे अपना देख रहे हैं। क्या ये एक तरह की मस्तियां हो रही हैं, और ये मुल्क की टीम मुझे कहीं से नजर नहीं आती। ऐसा लगता है ये नहीं कि हार गए हैं, हम इससे पहले भी इनको चीजों को बोलते रहे हैं। तौसीफ साहब, आज एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई, हम यहाँ पर एज अ ऑब्जर्वर अगर हम देखें तो हमें तो ये कोताहियाँ, गलतियाँ जो हैं ये तो हमें नज़र आ रही हैं कि कहाँ पर कमियाँ रह चुकी हैं, जिनके ऊपर काबू करने की बहुत ज़रूरत है, काम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो कोच हैं, कप्तान हैं, उनको ये कमियाँ क्यों नहीं नज़र आ रही? हालांकि उनको तो सबसे पहले नज़र आनी चाहिए। लाला, मैं आपकी तरफ आऊँगी। किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जा रहा। जब किसी को आप कॉन्फिडेंस देंगे तभी तो वो परफॉर्म करेंगे ना। मैं ये चाहूँगी कि इस पर भी रोशनी डालिए। साथ ही साथ बाबर आजम के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के, लोग जो है उनसे उम्मीदें वाबस्ता किए होते हैं, लेकिन वो अहम मैच कब जितवाएंगे, कब बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, सीनियरिटी की बुनियाद पर उन्हें चांस ही मिलते रहेंगे। शायकीन तो अब कहने लगे कि बाबर अब सिर्फ दिलों से खेल रहे हैं। फातिमा, बाबर के बारे में मैं बहुत पहले राय दे चुका हूं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी क्रिटिसिज्म का भी सामना पड़ा, क्योंकि उनके सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं, मैं खुद भी बाबर का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे ना, इस मुल्क के अंदर आप सच बोलो ना तो आपके लिए मुश्किल बन जाती है। बहुत पहले कह चुका हूँ कि बाबर आजम ने मेरे ख्याल में 8-9 साल में कोई सवेरा को ज़्यादा याद होगा या इकबाल भाई को याद होगा कि 1.5 से 2 मैचेस कोई जितवाए होंगे। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि हमारे पास मैच विनर्स नहीं हैं,
ठीक है, आपके पास बाबर आजम को अगर आपने वाकई खिलाना था तो उसका नंबर ओपन बनता था। अदरवाइज जब टीम अनाउंस हुई थी और हमें पता चला कि बाबर वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पे होंगे, तो मैंने सवेरा को पहले दिन ही कह दिया था कि ये प्लान इनका बहुत ही फजूल प्लान है कि जहां गेम के मोमेंटम को कंटिन्यू करना है वहां बाबर आके बॉलें खेल जाता है। तो बाबर जो बॉले 6 ओवर खेल जाता है, 6 ओवर के बाद जब आती सिचुएशन, तो ये आज तो अच्छा था कि थोड़ा सर्कल में आ गया तो 2 चौके लग गए उससे। तो अब वो आप ऑनेस्टली स्पीकिंग आप होमवर्क करके ही नहीं, हमारा कोच कप्तान के साथ मिलके कोई होमवर्क करके ही नहीं गया। जब आप होमवर्क नहीं करके जाते तो रिजल्ट इसी तरह ही होते हैं। तो बाबर का तो बेसिकली अब मेरे ख्याल में आपको फैसले करने पड़ेंगे, आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अब आपको नामों पे नहीं जाना, आपको परफॉर्मेंसेस के ऊपर जाना है। जो परफॉर्म करेगा उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दो, अच्छा तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट दो। जो नहीं परफॉर्म करता कोई जरूरत नहीं है, आप इन लड़कों को वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में भिजवाओ। आपके ये जितने भी बड़े नाम वाले स्टार हैं, ये कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं? हमें याद है कि हम लोग तो डोमेस्टिक क्रिकेट फौरन चले जाते थे, क्यों? हमें परफॉर्मेंस करनी होती थी, टीम में वापस आना होता था हमें। तो डोमेस्टिक क्रिकेट, और हम पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर कोच को भी लिया है और पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे हम प्लेयर्स को भी ले आते हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी कहाँ स्टैंड करती है फिर? बिल्कुल लाला, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो रेज़ किए। सवेरा मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से लाला ने कहा कि एक तो प्लानिंग का फुकदान है, होमवर्क भी नहीं था। हालांकि बड़े मैचेस के लिए पहले आपको मुकम्मल अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और फिर आपको मैदान में उतरना चाहिए ताकि शानदार आप खेल पेश करें। ये मुल्क का नाम रोशन करने का एक आपके पास मौका है। लेकिन हम लोग जो हैं, हम होमवर्क किए बगैर ही हम मैदान में उतर जाते हैं। कप्तानी के ऊपर सवालात है, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लोगों को नहीं रखा जाता। ये सारी चीज़ें तो चले हम एक तरफ रखते हैं। सवेरा पाकिस्तान को नई गेंद के खिलाफ जारहाना आगाज़ की ज़रूरत थी, मगर डॉट बॉल ज़्यादा रही, बाउंड्रीज की रफ्तार कम रही, जिसकी वजह से इब्तदाई दबाव के बाद ओवर्स में भी ये दबाव जो है वो महसूस होता रहा। मुझे यहाँ पर बैठ के इन चीज़ों का पता है, वहाँ पर जो मैदान में थे उन लोगों को इस चीज़ का क्यों नहीं पता चला, उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग क्यों नहीं की गई? उन लोगों को इसलिए नहीं पता चला कि हर बंदा अपनी परफॉर्मेंसेस पे नजर डाल रहा है। हर बंदा ये कह रहा है कि मैं अपने आप को बचा लूं अपनी परफॉर्मेंसेस करके। डोमेस्टिक खेलने की बात जो इस वक्त लाला ने यहाँ पे की है, आप ये देखें कि पिछले साल जब बाबर को ड्रॉप किया गया तो यही माइक हेसन ने कहा कि हम बाबर को इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं कि बाबर स्पिनर्स को प्रॉपर्ली फेस नहीं कर पा रहा, स्पिनर्स पे फंस रहा है बाबर आजम। कहाँ स्पिनर्स पे परफॉर्मेंस दिखाई बाबर आजम ने वापसी आने के लिए? वॉज देयर एनी प्लेस जहां पे बाबर आजम ने कोई परफॉर्मेंस शो की जहां आप कहें कि हाँ जी अब ये अच्छा खेलने लगा है स्पिनर्स को, तो इसको टीम में वापस ले आते हैं? आप अगर सोशल मीडिया के प्रेशर पे, अगर आप कुछ फैन बेस के प्रेशर के ऊपर जो है सिलेक्शन करेंगे, तो फिर आप सिलेक्शन कमेटी भी हटा दीजिए, आप कोच भी हटा दीजिए। क्योंकि अगर आपने इन्हीं पे ही डिसीजन लेना है तो ठीक है, फिर वो बैठ के बाहर जो सोशल मीडिया के सारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वही सारे डिसीजंस लेंगे, वही 11 बना के देंगे, तो जरूरत क्या है बाकी और किसी को और होना ही नहीं चाहिए फिर। ठीक, अब मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मिर्ज़ा इकबाल साहब, चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से, सिर्फ आज के मैच के हवाले से नहीं बल्कि ओवरऑल हमारी जो पाकिस्तानी टीम है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, चलिए वो भी हम लोग उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आज के खुसूसन मैच को देखा जाए, आखिरी ओवर में पाकिस्तान जो है वो मतलूबा रफ्तार से उसने स्कोर नहीं किया है, और फिर साथ ही साथ ये देखा जाए कि यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स के खिलाफ मौसर हिटिंग नहीं उनकी जानिब से की गई, प्री मेडिटेटेड शॉट्स की वजह से भी टाइमिंग मुतासिर रही है। आप इस पर ज़रा रोशनी डालिए कि ये सारी चीज़ें जो है ये कौन उनको समझाएगा, किस तरह से वो इस पर काम करेंगे? देखिए, हर कोई, मैं शाहिद की और सवेरा की और तौसीफ भाई की बातों से इत्तेफाक करूंगा कि हर आदमी अपने लिए खेल रहा है, इंडिविजुअल खेल रहा है कि टीम में वो उसकी जगह रहे। अब ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफी है कि पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम है, उसका कोच हनीफ मलिक है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वाबस्ता है, और माइक हैसन चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वाबस्ता रहे तो उन्होंने उसको जो है बैटिंग कोच बना दिया। कितना बड़ा जुल्म है, आप मुझे बताएं, क्या और कोई यहाँ पर इस मुल्क में नहीं है बैटिंग कोच के लिए? ये भी हैरत की बात है। फिर दूसरे जो स्ट्रेटजी आप प्लान करते हैं, सारे शॉट्स तो माइक हेसन और जो सलमान अली आगा मिलकर खेल रहे हैं। जो स्ट्रेटजी प्लान करते हैं इस नंबर पर कौन जाएगा, आज फखर जमान ने इनको आईना दिखाया ना कि फखर जमान को आप किस तरीके से बाहर कर रहे थे। एक सीनियर खिलाड़ी भारत के खिलाफ आपने उसे नहीं खिलाया, और हमारा कोच ऑलराउंडर्स पे ज्यादा तवज्जो देता है। सब लोग परेशान होते हैं कि आप शादाब खान को अबरार अहमद पर तरजीह दे रहे हैं। शादाब खान को कोच 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजता है,
पिछले मैचेस में उससे पूरे के पूरे ओवर कराने की कोशिश की गई। वो जो पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें फातिमा, तो शादाब खान ने तमाम बॉलर्स में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बॉलिंग की है। तो आप इससे अंदाजा लगा लेना कि फेवरेटिज्म, पसंद नापसंद, बेशक आपको ट्रस्ट है उस पर, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन परफॉर्म तो करें। आज 3 ओवर में जो 31 रन दिए, वहीं से तो आपका सवाल शुरू हुआ कि जिस अंदाज से हैरी ब्रुक ने और विल जैक्स से बैटिंग की। तो मैं समझता हूँ सारी चीजों को सोचना चाहिए। जिस सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन ना हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। कौन करेगा उसकी अकाउंटेबिलिटी? आकिब जावेद गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर हैं और उनके साथ मिलकर माइक हैसन टीम बनाते हैं। बाकी जो सिलेक्टर्स हैं, अलीम डार अपने जमाने के नामवर अंपायर थे, उनको सिलेक्शन कमेटी में रखा हुआ है। असद शफीक है, वो बिल्कुल खामोश है। अजहर अली के जाने के बाद कोई सिलेक्टर नहीं आया। तो सिलेक्शन का मसला, फिर कोच की इंटरफेरेंस, कप्तान का जो है अपनी मर्जी के खिलाड़ियों को खिलाना, ये सारी चीजें मैं समझता हूँ फातिमा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी का सबब बनी है। फेवरेटिज्म जो है वो मायूस कुन कारकर्दगी का सबब बनी है। मुझे लगता है सवेरा कुछ पूछना चाहिए। सवेरा, आप क्या पूछना चाह रही है? बिल्कुल, इकबाल साहब ने जिस तरह कहा है कि ऑलराउंडर्स पे इन्हिसार करते हैं कोच, मैं शाहिद आफरीदी हमारे साथ मौजूद है, मैं लाला से पूछना चाहूंगी क्या होता है एक ऑलराउंडर? एक ऑलराउंडर, जहां तक मुझे ये डेफिनेशन पता है कि एक ऑलराउंडर बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है और बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है। बट यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, जहाँ पे एक ऑलराउंडर ना बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बॉलिंग में सिर्फ ओवर्स निकालने के लिए एक ऑलराउंडर को खिलाया जा रहा है। ये जो हमारे ऑलराउंडर्स है, क्या ये ऑलराउंडर्स कहलाने के लायक भी हैं? सवेरा, आपके पास ना नीचे फहीम अशरफ एक ऐसा प्लेयर था कि जिसने अमेरिका के खिलाफ, यानी सॉरी किसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ खेल रहे थे, जो जिसने छक्के मारे थे। तो उसकी अगर शॉटें ना लगती तो हम वो मैच भी हार चुके होते। तो कहने का मतलब ये है कि बॉलर का जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो बैटिंग बॉलिंग में परफॉर्मेंसेस के साथ साथ फील्डिंग के अंदर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने फहीम अशरफ को एज अ ऑलराउंडर लेके गए, लेकिन उसको क्या हमने यूटिलाइज किया है? क्या हमने उस लड़के से बॉलिंग करवाई है? हमने तो उसको यूज ही नहीं किया। उसने आपको पास्ट में 2-3 मैचेस जितवाए हुए थे, आपने उसको लेके गए वर्ल्ड कप में, इंपॉर्टेंट मैचों में बिठा दिया और जहां खिलाया उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। आई मीन कि किस किस्म का ट्रस्ट आपका अपने उन, क्या कहूं मैं, कि किन पे है कि आप उनको बार बार चांसेस दिए जा रहे हैं, बार बार चांसेस दिए जा रहे हैं और वो आपको परफॉर्म करके नहीं दे रहे, लेकिन आपका ट्रस्ट बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। आई मीन के थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी फ्रेंचाइज की टीम नहीं है। और मेरे ख्याल में इस चीज को, ये प्लेयर्स को, आई डोंट नो इनको कितना हर्ट हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन हमारे टाइम में हमें तो याद है कि हमें तो रातों की नींद ही उड़ जाती थी जब हारते थे। लेकिन इनके अंदर मुझे वो फीलिंग नजर ही नहीं आती कि यार हम हारे हैं। ठीक है, इनके अंदर सिर्फ ये चीज मुझे नजर आ रही है कि यार बस मैं अपना परफॉर्म कर लूं, मैं बच जाऊं, मैं जाके सोशल मीडिया देख लूं, मेरे फैंस मुझे वाह वाह कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तो चीजें ठीक करने वाली हैं। आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, सख्त कैरेक्टर लाने पड़ेंगे जो नाम का तासुर नहीं लेते हों कि कौन किस नाम को मैं ड्रॉप करूंगा या कौन ड्रॉप होगा। आपको स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी चाहिए जो तगड़े डिसीजन आगे के लिए कि किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी होना तो बहुत ज़रूरी है। तौसीफ साहब, जदीद क्रिकेट हम चूँकि बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम जदीदियत नहीं लेकर आएंगे अपने कामों में तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर पुराने तरीकों को ही हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर तो हम पुरानी क्रिकेट ही खेलेंगे, जबकि जदीद क्रिकेट में हालात के मुताबिक बैटिंग ऑर्डर जो है उसको बदला जाना था और बदला जाना चाहिए था, मगर पाकिस्तान ने रिस्क नहीं लिया। आप समझते हैं कि पावर हिटर को जल्द भेजने का ऑप्शन अगर इस्तेमाल किया जाता तो आज कुछ रिजल्ट्स जो थे वो बेहतर होते? पावर हिटर है कौन? सारे अंदर गिर जाती है। जो कि इंडस्ट्री वो क्या इनको ऑलराउंडर बनाया जा रहा है, सबको पता है। अब बार बार ये बात करके हम अपनी जबानी खराब करने वाली बात है कि शादाब को तो बनाया जा रहा है हल्की टीम के खिलाफ खिला के, पहले बॉलिंग करवा देते हैं, फिर बैटिंग ग्रुप से करवा देते हैं, फिर आज देख रहे कल ही खुल गई ना। तौसीफ साहब, फखर को तो खिलाया जा सकता था ना ऊपर। देखिए फखर के साथ देखें, हम लोग जो बाहर बैठ के बातें करते हैं ना, वो बाद में 1 मैच या 2 मैच के बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यानी कि एक प्रेशर जब इन पे पड़ता है ना बाहर से मीडिया का या जैसे एक्स प्लेयर्स का,
पावरफुल प्लेस का, जो बात करते हैं तो वो सुनकर जो है आगे उसको बढ़ा देते हैं। मैं बता ये रहा था कि एक साहब जो जिनका नाम ऑलराउंडर अभी कह रहे हैं, उनके बड़े कह रहे हैं बैठ के कि ये पांड्या से ज्यादा अच्छा ऑलराउंडर है। जरा को मानो यार, आप लोग मतलब इतना भी इंतहा मत करो कि क्या नाम है, जो आप तो प्रेशर पे उसको कहीं ना कहीं से प्रेशर डलवा के खिलवा रहे हो, और जो खेलने वाले लोग हैं आपने अपना को बिठा दिया, आपने दूसरों को बिठा दिया, आप उसको सही बॉलिंग नहीं करवा रहे। जो हमारा मेन बॉलर है सारे का सारा बिगड़ा हुआ, मुझे लग रहा है किसी के बस में नहीं है। ये बाहर से डोरें हिल रही हैं जो अभी हम देखी है ना बसंत, ये वो वाली डोरें बड़ी मजबूत डोरें हैं जो बाहर से हिल रही हैं और वो ये सारे काम करवा रही हैं, और यहाँ शोर मचा के टीम में आ जाता है कोई। तौसीफ साहब, मैं आपसे इस पर पूछूंगी आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन मिर्ज़ा इकबाल साहब, यहाँ पे चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, बैटिंग भी नहीं ठीक थी, फील्डिंग भी ठीक नहीं थी, बॉलिंग भी ठीक नहीं थी, जबकि इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं उन्होंने हार्ड लेंथ कटर्स और वाइड यॉर्कर से पाकिस्तान का जो रिदम था उसको तोड़ा है। तो पाकिस्तानी बैटर्स का जो काउंटर प्लान था, एक तो वो हमें नज़र नहीं आया। आप समझते हैं कि उसके फुकदान की भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी शिकस्त की? देखिए फातिमा, कब तक हम इन्हिसार करते रहेंगे साहबजादा फरहान पर। साहबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 285 रन बनाए, टॉप रन स्कोरर है इस पूरे टूर्नामेंट। बाकी क्या करते हैं आपके, जब आप बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा पैनलिस्ट की बात से कि आप उसके साथ इनिंग ओपन करने के लिए साइम को भेज देते हैं। साइम बिल्कुल मुकम्मल तौर से नाकाम रहा है, 70 रन हैं साइम अयूब के, आप अंदाजा लगाएं इस टूर्नामेंट में, और आप चेंज ही नहीं करते। आप फखर जमान को बिठाते हैं अपने बैट्समैनों को, और आपकी बैटिंग कहां से शुरू हो जाती है? 5वें नंबर पर शादाब खान आ जाते हैं। शादाब खान बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, आप उनको ऊपर भेज देते हैं। क्या होता है, नवाज को आप अब मतलब आधा तीतर आधा बटेर वाला हिसाब है। और शाहिद जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, फहीम अशरफ ने नीदरलैंड के खिलाफ आपको मैच जितवाया, वरना आज आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करते। और से पूरे जो मैचेस उसको 2-3 खिलाए गए, सिर्फ 2 ओवर्स कराए गए, तो किस मर्ज की दवा है वो? और हमारे कोच जो है वो इन्हिसार करते हैं जी ऑलराउंडर्स के, जी साइम अयूब भी ऑलराउंडर है, नवाज भी ऑलराउंडर है, शादाब खान भी ऑलराउंडर है, सारे ऑलराउंडर्स पे इन्हिसार। सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर है, अगर वो बॉलिंग नहीं करता। तो ये कोई हिकमत अमली का फुकदान, जिस तरह फातिमा मैं कह रहा था कि जिस टीम का बैटिंग कोच, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हनीफ मलिक, वो फर्स्ट क्लास खेला है, लेकिन जिस टीम का बैटिंग कोच हनीफ मलिक हो और वहां बैठ के आप लोग हंस रहे हैं, चेहरों से आपके कोई उदासी नहीं है, यहाँ लोगों के दिल टूट गए, लेकिन कोई पूछने वाला है इनसे? इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इतने सारे पैसे खर्च करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनको हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। बिल्कुल दुरुस्त। लाला, गली मोहल्ले की तो वाकई टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। इतने पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा खामियां, इतनी ज़्यादा इनमें जो है तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। तो क्या समझते हैं कि ये जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इसका जिम्मेदार कौन है? सॉल्व कौन करेगा इनको? लाला, आपको आवाज़ आ रही है? तो सिर्फ साहब आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि प्रॉब्लम्स इतनी हैं, सबको नज़र भी आ रहा है, खामियां इतनी हैं, सबको पता भी है, लेकिन इनको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। एक के बाद दूसरी शिकस्त जो है वो हमारा मुकद्दर बनती जा रही है, और कब तक हम इस तरह ही शिकस्त से दो चार होते रहेंगे? देखिए, जब तक ऊपर से बड़े जो है ना इसको नहीं देखेंगे, और उनको खुली छुट्टी दी हुई है, और तो वो बस इसी तरह चलता रहेगा। और ये अभी समझने वाला काम है नहीं, 2-4 साल बाद ही कुछ हो जाए। वो भी ऑनेस्ट लोग जैसा कि बात कर रहे हैं, ऐसे लोग ला के बिठाए जाएं जो नजर आए, क्योंकि ये इतनी आराम से नहीं संभलेगा। कोई भी आएगा, कोई आएगा, फिर उसके ऊपर प्रेशर ना डाला जाए, जो भी आन के बैठे उस पर प्रेशर ना डाला जाए, तब जाके बात बनेगी। ये माइक हैसन तो यहाँ से चला जाएगा, वहाँ जाके जो है ना एक किताब लिखेगा, उससे पैसे बनाएगा और इतनी बुराइयां करेगा कि आप सोच नहीं सकते। जो भी यहाँ से जाता है अपना माल बना के, और उसके बाद जो है, क्योंकि अभी इसको निकाल भी नहीं सकते ना, अगर सोच भी रहे हो नहीं निकाल सकते। इसने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया हुआ होगा, हमारे और लोगों ने भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि माला माल होके निकलेंगे, तभी यहाँ से निकलेंगे, तो बोर्ड कुछ कर ही नहीं सकता। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये सारी चीजें जो है ना, फिर से इसको दोबारा से एक चीज को बनाया जाए, और वो मैंने बताया 3-4 साल से ज्यादा लगेंगे इसको ठीक करने में। और ये मोनोपोली जो हो रही है
जो आपके फ्रेंचाइज की मोनोपोली चल रही है। मैं तो पहले कह चुका हूं कि फ्रेंचाइज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है इसमें और वो लड़कों को खिलवाता है अपने। तो ये जब तक खत्म नहीं होगा सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ हो जाए, क्योंकि ये लोग आगे पीछे करते हैं, फिर बात आएगी तो कहेंगे कि क्या बातें कर रहा है। लेकिन बात है, रुसवाई की बात है इनकी। लेकिन अगर ऐसा चला तो नकवी साहब से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं इतना कुछ, लेकिन वो कहाँ देखेंगे यार। आपने बुलाए थे अपना मेंटोर, उनको इतना पैसा दिया, आज वो टीवी पे बैठ के इसी टीम की बुराई कर रहे हैं, मतलब सिलेक्टर बने हुए हैं और इसी टीम की बुराई कर रहे हैं वहां पे बैठ के। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अभी टीवी पे बैठे हुए वो जो हमारे कोचेस सब बैठे हुए, आप उठाए नेशनल टीवी पे, वो ऐसी हाँक रहे हैं, ऐसी बातें हाँक रहे हैं। उनको जब वहां होते हैं तो जब क्या, वो भाई इनका एक टाइम होता है, वो टाइम अपना गुजार के जाते हैं। फिर जैसे वो आते हैं ना साहब। ठीक है, तो सिर्फ साहब गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो इसी तरह चलता रहेगा। और आज चूंकि हम तकनीकी बातों पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर खामी, तमाम से गुजारिश है कि आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से। जब भी कोई तगड़ा हरीफ सामने होता है तो पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तानी टीम जो है वो हमें प्रेशर में नज़र आती है। और भी बड़ी खामियां जिनके ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। अगर वक्त पर उस पर काबू ना पाया गया तो और भी ऐसी शिकस्त जो है वो हमारा मुकद्दर बन सकती है। हमें शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा अगर हमने वक्ती उनको ना संभाला। तो सवेरा भी हमारे साथ है और तौसीफ अहमद साहब जो है वो भी हमारे साथ है। हम इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। सवेरा, ये जानना चाहूँगी कि बाबर आजम हमेशा जो फ़ैन मूवमेंट उनका बड़ा हाई रहता है, फैंस जो उनसे बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं, बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, लेकिन हर बार हमने देखा है कि बाबर आजम जो है वो दिलों को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक तो ये बताइए कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? बाबर की ओवरऑल कारकर्दगी को आप किस तनाजुर में देखती हैं? और ऐसा क्या है कि बाबर जब भी ग्राउंड में आते हैं तो वो फॉर्म में नज़र नहीं आते? बाबर जब भी ग्राउंड में आते हैं वो फॉर्म में नजर नहीं आते, मगर पता नहीं क्यों टीम मैनेजमेंट को वो फॉर्म में नजर आते हैं। फातिमा, इससे पहले आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की बात की थी कि जदीद तरीके से खेलने का। सबसे पहली तो बात ये कि मॉडर्न डे क्रिकेट इज द वेरी नेक्स्ट स्टेप। आप सबसे पहले अपनी बेसिक्स तो सही करें। अभी इस वक्त आपने केजी का एग्जाम पास नहीं किया है और आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो आपने अपनी बेसिक्स सही करनी है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे जो है अपनी बेसिक्स को भूल गए हैं ये लड़के। मतलब जिस किस्म की हमने आज बैटिंग डिस्प्ले की है, आप ये सोचें कि आप अगर आप स्पिन को फेस कर रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है उठा के अभी शॉट मारने की? थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ी सी इनिंग बिल्ड करें। हमारे सामने एग्जांपल है, लास्ट टाइम अभी जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका वाज 2-3 डाउन और उसके बाद जो है एक ऐसा प्लेयर जो कि मशहूर है अपनी पावर हिटिंग के लिए, वो पावर हिटिंग से शुरुआत नहीं करता। मैं मिलर की बात कर रही हूँ। वो शुरुआत करता है इनिंग बिल्ड करने से। वो पहले गियर से शुरू करता है, दूसरे गियर में जाता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने 5वें गियर पे चला जाता है और उसके बाद जो है अपनी टीम को मैच जिता देता है। हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो गियर शिफ्ट कर सके। वंस जब हमारा प्लेयर गियर शिफ्ट करना शुरू करता है वो विकेट निकाल के चला जाता है। हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि अगर साहिबजादा फरहान जल्दी आउट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। और वो हमने इंडिया के खिलाफ देख लिया कि हम किस तरह एक्सपोज हुए और हमारे लिए 100 रन बनाना मुश्किल हो गए थे अगर डाउन दी ऑर्डर आके बैटिंग ना होती तो मसला ये है कि हम कहीं किसी कंटिजेंसी प्लान पर जाते ही नहीं है। अभी भी हमारी टीम के साथ सकलैन मुश्ताक नहीं है, मगर अभी भी हम कुदरत के निजाम पे ही बिलीव करते हैं कि फलाना कर लेगा, अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा। प्लान बी नहीं, कोई प्लान नहीं है। प्लान ए ही हम सही तरह नहीं एग्जीक्यूट कर पाते तो प्लान बी के बारे में सोचना तो बहुत ही दूर की बात है। प्लानिंग का फुकदान। मिर्ज़ा इकबाल साहब, जिस तरह से सवेरा ने कहा है कि हमने मॉडर्न क्रिकेट कैसे खेलनी है जबकि हमारे तो बेसिक्स ही ठीक नहीं है। एक तो ये बेसिक्स ठीक कराने की जिम्मेदारी किसकी है, दूसरे नंबर पर रिलाय किस पे करें, और इसके बाद ये जो सूरत हाल बनती जा रही है हमारी क्रिकेट की, पाकिस्तानी टीम का फ्यूचर क्या देख रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर क्या देखते हैं आप?
देखिए फातिमा, ये जिम्मेदारी तो कोच पर आयद होती है। हजारों डॉलर्स आप कोच को देते हैं। आपने कोच को सिलेक्ट किया, माजी में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अटैच रहे, अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच बन गए, तो जिम्मेदारी तो उनकी आयद होती है ना। वो सारा स्टाफ भी अपनी मर्जी का लेकर आए हैं, बॉलिंग का भी, बैटिंग का भी, हर चीज उनके हाथ में। तो एक तो कोच की जिम्मेदारी बनती है। वो आखिर क्या करते हैं, आज आपने देखा होगा जब भी ब्रेक होता था वो मैदान में जाके खिलाड़ियों को बताने की कोशिश करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि आया आप लोग कोई प्लानिंग करते या नहीं करते। जिस तरह सवेरा कह रही थी बिल्कुल सही कि हम साहिबजादा फरहान पे निसार किए हुए थे। अगर आप अंदाजा लगाएं कि इस मैच से कबल साहिबजादा फरहान ने 220 रन बनाए थे, आज के 65 मिला ले 285। इस मैच से कबल एक तरफ साहिबजादा फरहान के 220 रन थे और दूसरी तरफ पूरी टीम के 334 रन थे। तो आप एक आदमी पर इंतजार कर रहे हैं, वो भारत के खिलाफ फेल हुआ तो आपकी पूरी टीम ढेर हो गई। तो कोई हिकमत अमली होनी चाहिए। आपका टीम का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं था, आपने इतने सारे ऑलराउंडर भर्ती कर लिए। मिडिल ऑर्डर में आपके पास कौन सा बैट्समैन था? बाबर आजम भी इनिंग्स ओपन करते आए हैं, फखर जमान भी इनिंग्स ओपन करते हैं, साइम अयूब भी इनिंग्स ओपन करते हैं, साहबजादा फरहान भी इनिंग्स ओपन करते हैं, उस्मान खान भी इनिंग्स ओपन करते हैं, ख्वाजा नाफे भी इनिंग्स ओपन करते हैं। तो आपने इतने सारे लोगों को भर्ती कर लिया। सिर्फ 2 रेगुलर मिडिल ऑर्डर के थे, एक कप्तान सलमान अली आगा और फिर किसी हद तक बाबर आजम। आपका टीम का कॉम्बिनेशन ही ऐसा नहीं था। चले ऐसा नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन आपका आज कप्तान कह रहा है वही कि बारिश के ऊपर अगर वो टीम जीत जाए, ऐसा हो जाए, इस तरह से होता है। आप परफॉर्म करके जीते। कह रहे हैं कि अभी न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच बाकी है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच बाकी है, उसके बाद देखते हैं। तो आप अपनी ऐसी परफॉर्मेंस क्यों नहीं देते जैसे इंग्लैंड ने दी? 51 रन से उन्होंने श्रीलंका को हराया, आज उन्होंने हमें 2 विकेटों से हराया। तो ऐसी परफॉर्मेंस देना। आप रिलाय करते हैं कुदरत के निजाम पर। जो सवेरा कह रही थी बिल्कुल सही है कि बारिश हो गई, पॉइंट चले गए, वो टीम आ गई जो 92 के वर्ल्ड कप में आपको याद है एडिलेड में बारिश हो गई थी, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था, पाकिस्तान आगे चला गया। मेरे ख्याल में इन लोगों को फोकस करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस पर, जिसके उन्हें पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और उसके बावजूद ये रिजल्ट आएगा, तो आखिर इसका एहतसाब कौन करेगा? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और अभी चूंकि आगे मुकाबले जो हैं वो और भी बाकी हैं, तौसीफ साहब आगे आपको लगता है कि कोई राह रोशन है पाकिस्तानी टीम के लिए? कोई उम्मीद बाकी है? क्या हम अभी भी उम्मीदें वाबस्ता रखें, पाकिस्तान आगे जा सकता है? बिल्कुल, उम्मीदें पे तो हम लोग जब से चल रहे हैं। और हम तो मैं तो पाकिस्तान के लिए बात करता हूँ, मैं इनकी बात नहीं करता। इनकी चीजें तो मुझे नजर आ रही हैं कि इनके क्या हो रहे हैं और ये लोग क्या है, किस चीज लेकिन पे तौसीफ खेल साहब रहे अगर हैं। इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो आपको नहीं लगता कि जल्द वो जो उम्मीदें हमारी पहले टूटी हैं उसी तरह आगे भी हमारी उम्मीदें जो हैं वो टूट जाएंगी? तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इतने कितने करोड़ अवाम है, ये इनके नहीं। अभी कल से देख लीजिएगा, अभी भी कह जरूर रहे हैं। आज फिर हम दुआएं इंशाल्लाह फजर में बैठ के करेंगे कि ये लोग जो कह रहे हैं कि पहुंच जाएंगे, ये हमारी दुआओं से पहुंचेंगे। ये बाकी इनमें इनके करतूत इतने अच्छे नहीं है ऑनेस्टली। और जो लोग खेल रहे हैं ना, इनको भी फिक्रें बिल्कुल भी नहीं है कि यार अगर हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। इनको अपने पैसे लेने से मतलब, इनको इनके जो पीछे से लोग इनको पुश कर रहे हैं सारा, उन्होंने कह दिया बेटा तुम खेलते रहोगे, फिक्र नहीं करो। ये कोई भी असर हो इस टीम का, हम तबाही करके जाएंगे इस टीम को, फिक्र नहीं करें आप। तो ये आप देख लें कि कप्तान साहब जो हैं वो जिस तरह की उनकी स्ट्रेटेजी है, तो उनकी समझ से बाहर। अच्छा, ये नहीं इनको पता था कि बाद में ड्यू फैक्टर भी आ सकता है। आज तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो ड्यू फैक्टर का भी आया है। बॉल ग्रिप भी इनके हाथ में नहीं कर रही थी, बार बार जो है ये ड्यू साफ करते थे उसको। तो ये चीजें किसका काम है? वो बैठे हैं, उन्होंने अपनी बारियां लगाई हुई है, एनालिस्ट जो है, ट्रेनर है, उन्होंने सब ने अपनी अपनी बारियां लगाई हुई है कि इस दफा आपने जाना है, उसके बाद आपने जाना है, उसके बाद आपने जाना है, वही चले आ रहे हैं सारे। तो यहाँ पूरे का पूरा अमला जो ये जब में गफील लगाया हुआ है ना ड्रेसिंग रूम में, ये सब जो है मिली भगत से सारे कर रहे हैं। और एक दिन आना है, ये तो पक्की बात है, लेकिन जरा जल्दी आ जाए तो अच्छा है। इससे पहले कि हम जो है ना एसोसिएट टीमों में शामिल हो जाएं, इससे पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात। अच्छा सवेरा, बड़ी अच्छी बातें की हैं तौसीफ साहब ने भी। हमने देखा कि हम बात करते हैं इंटेंट की, इंटेंशंस जो हैं या फिर स्किल्स की बात करें, यहाँ पर तो दोनों को ही फुकदान नज़र आता है। बड़ी मुश्किल से हमारे मुल्क में जेवलिन, हॉकी, फुटबॉल जो हैं, इनके जो मैदान है वो आबाद होना शुरू हुए थे। क्रिकेट को एक रोल मॉडल के तौर पर लेकर, और क्रिकेट के ऊपर पैसा भी बहुत लगाया जा रहा है, फंड्स दिए जाते हैं, बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस सेशंस कराए जाते हैं या फिर टैलेंट हंट भी किए जाते हैं। हालांकि दूसरे जो खेल हैं उनके लिए इस तरह से कुछ नहीं किया जाता। समझती हैं
कि इसके बावजूद अगर तो कारकर्दगी बिल्कुल सेम रही और इसी तरह के इंटेंशंस रहीं और स्किल्स का फुकदान रहा तो आगे जाके अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, जो क्रिकेट है उसका भी हाल दूसरे खेलों की तरह होगा? देखिए, जो पाथवे है वो पाथवे बिल्कुल ऐसा ही है। हमने जिस तरह पाकिस्तान हॉकी में फतुआत देखी और उसके बाद हमने वो डाउनफॉल देखा पाकिस्तान हॉकी का, हम एग्जैक्टली उसी पाथवे पे जा रहे हैं। और वो पाथवे की रीजन ही ये थी कि गलत डिसीजंस, नॉन मेरिट के डिसीजंस, मेरिट पे हम डिसीजंस नहीं ले रहे थे। इस वजह से इससे ज्यादा वीक इंग्लिश टीम, इससे ज्यादा अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को मिल ही नहीं सकता था जो आज मिल गया था। हमें अपनी जो चीजें हैं उस पर कैपिटलाइज नहीं करना आता है। हमें पता नहीं है कि हम चीजों का फायदा कैसे उठाएं। हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच के और अपने हाथ से खुद निकाल के दे देते हैं। आज ठीक है, हैरी ब्रूक वर्सेस पाकिस्तान टीम थी, मगर आज हमने अपने हाथों से मैच गवाया है। आज हमने अपनी गलत डिसीजंस की वजह से मैच जो है वो हाथ से गवाया है। अब एग्जैक्टली हम फिर उसी वक्त पे आ गए हैं जहां हमें जो है कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ेगा और कैलकुलेटर बैठ के, और ऑब्वियसली रमजान का महीना है तो हम दुआएं करेंगे और दुआओं के साथ और कैलकुलेटर हाथ में रखकर हम अब इंतजार करेंगे कि या तो न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस हार जाए और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर न्यूजीलैंड एक मैच अपना हार जाए और पाकिस्तान श्रीलंका को हराए और फिर नेट रन रेट का इंतजार करे कि एक अच्छा नेट रन रेट हो जिसपे हम आगे बढ़ सके। मगर मसला यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते रहे हैं। हमारे किसी एक लड़के ने 50 रन कर लिए, उस पर तालियां बजाई, वाह वाह वाह, उसकी जगह पक्की हो गई। हमारे एक लड़के ने 3 विकेटें ले ली, उस पर तालियां बजाई, वाह वाह वाह, उसकी जगह टीम में पक्की हो गई। हम अगर मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते रहेंगे तो आपको ये भी आवाजें सुनाई देंगी कि कोई बात नहीं, पिछले 3 आईसीसी इवेंट से तो हम नॉकआउट पे गए नहीं थे, इस दफा हम एटलीस्ट सुपर 8 पे तो चले गए, तो प्रोग्रेस हुई। हम अभी भी सीख रहे हैं, तो हमारा तो ये सीखने का प्रोसेस खत्म ही नहीं हो रहा। जबकि हम सवेरा, वैसे ऑन द लाइटर नोट, इंसान को तो सीखना चाहिए, लेकिन ये हमारी जो टीम है वो हमें बता रही है कि अभी भी वो सीख ही रही है। तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अगर मगर की सिचुएशन में फंसे हुए जो कैलकुलेशन सवेरा ने दी है कि अगर इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए, मगर क्या ऐसा हो पाएगा कि चांस है सेमीफाइनल में जाने का? बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल नजर आता है फातिमा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि श्रीलंका ठीक है एक मैच हारा है वो सुपर 8 का इंग्लैंड से, लेकिन श्रीलंका अपनी होम कंडीशन का, होम ग्राउंड का अच्छी तरह से फायदा उठा सकता है। उसका न्यूजीलैंड से भी मैच है और पाकिस्तान का भी मैच है, श्रीलंका से पालीकेले में मैचेस हैं। और पाकिस्तान तो पहले कोलंबो में खेला, पहली मरतबा पालीकेले में खेला। तौसीफ भाई जिस बात की निशानदेही कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब बारिश हो गई थी, टॉस हो गया था, तो वहां टॉस जीतकर हम लोगों ने पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया था, जबकि पिच में नमी थी, क्लाउडी वेदर था, शुक्र करें वो मैच नहीं हुआ। यहाँ पर हम टॉस जीत कर जो है वो पहले हम खुद बैटिंग कर रहे थे, उनको हमने खुद बैटिंग की, वहां टॉस जीतकर दूसरी टीम को हम बैटिंग दे रहे थे, यहाँ हमने खुद बैटिंग की और पता नहीं था हमें कि ड्यू आ जाएगी, उसकी वजह से, ओस की वजह से गेंद गीला होगा। आप देखें आखिर में गेंद गीला हो गया, कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती हमें। हिकमत अमली नज़र नहीं आई, टॉस जीता। कभी हम ये आजमाते हैं कि पहले बॉलिंग कर लेते हैं, शायद हम ये मैच जीत जाएं। जब उसमें नाकाम हो जाते हैं, वो मैच हमारे हाथ से निकल जाता है, तो अगली दफ़ा फिर हम क्या आजमाते हैं कि चलो आज हम पहले बैटिंग कर लेते हैं। तो शायद बॉलिंग वाला तो गुर आजमाया, वो तो काम नहीं आया, शायद बैटिंग करते, बैटिंग करके शायद हम ये मैच जीत जाएँ, लेकिन वो भी हाथ में नहीं आता। तो ऐसे में आके सिचुएशन अब ये बन गई है अगर मगर की। हमारे जो पैनल था वो इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। कप्तान शाहिद अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक कप्तान, साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे, क्रिकेट तजियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद थे और स्पोर्ट्स एंकर सवेरा पाशा भी हमारे साथ मौजूद थी। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो प्रोग्राम का इख्तिताम हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग पे करेंगे, पॉजिटिविटी पे करेंगे और हम दुआ करेंगे कि अभी तक जो हमारी खामियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, जिन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, हमारी जो टीम है उनको रियलाइज़ करे और उन पर काबू पा ले जल्द से जल्द और अगले राउंड तक वो रसाई हासिल कर ले। हम दुआ भी यही करते हैं। तो आज के दिन हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।